नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्माइमाइस में स्वागत है। आज हम बात करते हैं मैक्रोलाइट्स के सेकंड पार्ट के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पर ड्रग्स के बारे में, इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे उसके अपने इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में। तो कुछ हमारे ड्रग्स हमने देखा था कि 4 उसमें ड्रग्स आ रहे थे आपके, एरिथ्रोमाइसिन था, रॉक्सिथ्रोमाइसिन था, कैरिथ्रोमाइसिन था, एजिथ्रोमाइसिन था। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एजिथ्रोमाइसिन ड्रग है आपका। ये जो एरिथ्रोमाइसिन हमारा ड्रग है, क्या है? फर्स्ट मेंबर ऑफ मैक्रोलाइट का ड्रग है, जो कि आपका फाउंड हुआ था कितना 1950 में। एरिथ्रोमाइसिन हमारा, हम इसको ये भी कह सकते हैं, प्रोटोटाइप का ड्रग है। ये हमारा फर्स्ट मेंबर है ड्रग का, जो कि फिर इसके बाद हमारे सारे ड्रग्स और भी जो ड्रग्स थे मैक्रोलाइट्स के, वो सारे ड्रग्स आए। ये हमारा था आपका ओल्डर मैक्रोलाइट्स। और फिर बाकी के सारे जो है कुछ उसमें चेंजेस आए, फार्मोकाइनेटिक्स अच्छी, उनकी बेटर फार्मोकाइनेटिक प्रोफाइल मिली उनको। तो फिर हमने क्या करा, न्यूअर ड्रग्स की कैटेगरी में उनको रखा है। अब एरिथ्रोमाइसिन है हमारा, एरिथ्रोमाइसिन ड्रग है जो ये आपका मिलता है, सोर्स है आपका जो एरिथ्रोमाइसिन ड्रग का हमको स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रोस, हमको नाम से ही सिंपल समझ में आ रहा है, हम इजिली इसको रिकॉल भी कर सकते हैं हमको याद रखने के लिए। एरिथ्रोस से मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रोस से हमको मिल रहा है। ये ड्रग आइसोलेट करा गया था, कब करा गया था? 1950 में करा गया था ये। और इसको हम कैसे अल्टरनेट टू पेनिसिलिन के, मतलब अगर किस कुछ कंडीशंस होती है इसमें कि पेनिसिलिन हम कॉन्ट्राइंडिकेट मतलब नहीं दे पा रहे थे या कुछ काम नहीं कर पा रहा था वहां पे ऑर्गेनिजम्स के रेजिस्टेंस के कारण, कुछ ऑर्गेनिजम्स के, उस कंडीशन में हम इस मैक्रोलाइड में एरिथ्रोमाइसिन ड्रग को दे सकते हैं एज अल्टरनेटिव के, उसके तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं इस ड्रग को। पर इसमें एक क्या है ड्रॉबैक है, क्या है, थोड़ा सा एसिड लेबाइल ड्रग है। इसको हम अगर डायरेक्ट अगर देते हैं ऐसे बिना कोटेड फॉर्म में, तो क्या होता है, एसिड के उसमें कांटेक्ट में आके डिग्रेड हो जाता है। ओरली हम अगर देंगे तो डिग्रेड हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, फिर एक्शन करने के लिए ड्रग नहीं बचेगा, उन साइट ऑफ एक्शन पे नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, अपने उसके कोटेड एंट्री कोटेड फॉर्म में इस ड्रग को देते हैं। और इसकी क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होती है, नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इस ड्रग की होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक होता है जो आपका नैरो होता है, कुछ ग्राम पॉजिटिव कुछ ग्राम नेगेटिव के लिए आपका ये वो इफेक्टिव होता है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अगेंस्ट ये आपका एरिथ्रोमाइसिन ड्रग है, वो क्या है, अच्छा एक्टिविटी शो करता है। तो उन ड्रग्स की हम बात करते हैं। गोनोरिया है, क्लोस्ट्राइडिया है, स्टेप्टो निमोनिया है, आपका स्टेप्टोकोकल पायरोजेंस है। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं इन कंडीशन में, जैसे कि पायरोजेंस हो गया, इसके कारण इन्फेक्शन हो गया, क्लोस्ट्राइडिया एंड गोनोरिया हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, इसके कारण अगर कोई भी इन्फेक्शन मतलब ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, कोई डिसीजेज होती हैं, तो उस कंडीशन में ये ड्रग हमारा क्या है, इफेक्टिव हो गया एरिथ्रोमाइसिन ड्रग। अब कुछ ऐसे भी होते हैं कुछ कंडीशंस में, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट ये ड्रग इनएक्टिव भी है। तो वो भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कौन कौन से, क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटिस है, एन मेनिंजाइटिस है, आपका एच इन्फ्लुएंजा हो गया। ये क्या है, ग्राम नेगेटिव एनारोब्स है, इसके अगेंस्ट एक्टिविटी नहीं होगी। एरिथ्रोमाइसिन में आपकी इस ड्रग की क्या है, एक्टिविटी नहीं है। माइकोप्लाज्म में इनके अगेंस्ट उतनी अच्छी एक्टिविटी नहीं है। तो ये था हमारा कुछ। अब क्या होता है, कुछ ड्रग्स के अगेंस्ट हमने देखा एक्टिविटी भी अच्छी है, उसके अगेंस्ट इनएक्टिविटी है। ठीक है, पर क्या होता है बाद में, कुछ ड्रग्स के अगेंस्ट एक्टिविटी होती है पर कुछ बाद में नहीं हो पाती। वो किस चीज के कारण होता है, रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। तो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म में क्या करता है बैक्टीरिया, या तो प्लाज्मिड के कुछ मैकेनिज्म उसमें चेंजेस करता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ड्रग जो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट उसकी एफिनिटी कम हो जाती, एफिनिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो वो किस चीज के कारण होती, रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स के कारण होती। अब हम यहाँ पर बात करेंगे उस रेजिस्टेंस मैकेनिज्म के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस मैकेनिज्म दो तरीके से हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है वो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट किसके, एरिथ्रोमाइसिन ड्रग के। एक है क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, एक है प्लाज्मिड मेडिएटेड। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है, चेंज इन द डीनेटिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा, कुछ चेंजेस आ जाएंगे उस बैक्टीरिया के अंदर, जिससे कि क्या होगा कि उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो बैक्टीरिया की जो एफिनिटी और ड्रग की जो एफिनिटी है किसके अगेंस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, वो कम हो जाएगी। दूसरा हमारा प्लाज्मिड है। तो अब हम बात करते हैं इसके थोड़े। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या हो रहा है कि वो क्या करेगा, चेंजेस हो जाएगा किसमें, आपके राइबोसोम्स के सब 50 या राइबोसोम्स जो आपके सब यूनिट में, वहां पर चेंजेस हो जाएंगे। उसके कारण क्या होगा कि वो बाइंड नहीं कर पाएगा, वहां पे कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि ड्रग एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। प्लाज्मिड मेडिएटेड में क्या होता है, हमारे बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स होते हैं, वो क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे, जैसे मेथाइलिन एंजाइम्स हो गया और दूसरे भी एंजाइम्स रिलीज करेंगे। तो क्या होगा, जैसे हमारा ड्रग आएगा अंदर है, उसको डिग्रेड करेगा, उसको पंप आउट कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि पंप आउट और रिफ्लक्स कर देगा ड्रग को। ड्रग आया तो अंदर, पर क्या होगा, वैसे ही वो रिफ्लक्स हो जाएगा बाहर। उससे क्या होगा कि ड्रग का कंसंट्रेशन अंदर नहीं पाएगा इफेक्ट शो करने के लिए। एक ये था। एक दूसरा क्या होगा कि आपका अल्ट्रेशन कर देगा राइबोसोम्स के बाइंडिंग साइट में। इसमें क्या होगा कि आपका जो बाइंडिंग साइट है राइबोसोम्स का, उसमें चेंजेस आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ड्रग जहां पर बाइंड करना है, कील ऑफ मैकेनिज्म जो होता है,
वो की लॉक मैकेनिज्म उसका तरीके से नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका ड्रग बाइंड नहीं कर पाएगा, तो एक्टिविटी जो आगे का काम होना है, उसका ड्रग का एक्शन होना है, वो चीज़ें आगे नहीं हो पाएंगी। तो ये था हमारा क्या इसका रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। ऐसा कि हमने आपको पहले ही बताया एसिड लेवाइल ड्रग है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, आपको ओरली हम अगर देते हैं तो एंट्रिक कोटेड फॉर्म में इस ड्रग को हम देते हैं। और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ड्रग में बॉडी में, सेरस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है। सेरस मेम्ब्रेन क्या होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि आपके विसरास ऑर्गन्स वगैरह में, हार्ट इन सच चीजों ऑर्गन्स में होती है। तो एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको कि वो क्रॉस कर देता है आपका, और आपके प्लेसेंटा मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर देता है। मतलब बेबी के अगर क्या इफेक्टिव होता है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड वुमेन को भी हमको इसको नहीं देना है, ठीक है। और ये पर एक चीज है, ये इन मेम्ब्रेन को तो क्रॉस करे कुछ बैरियर को, पर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। लिपोफिलिसिटी के कारण कम लिपोफिलिक ग्रुप लिपोफिलिसिटी होती है, इसी के कारण क्या होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने देखा कि एंग मेनिंजाइटिस मगर आपके मेनिंजाइटिस वगैरह इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है, उस कंडीशन में इसको हम नहीं दे सकते क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो इफेक्ट उसका नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं कुछ इसका जो थेरेपेटिक कंसंट्रेशन है जो कहाँ पर होता है, इसका अटेन करता है प्रोस्टेट में, इसका थेरेपेटिक कंसंट्रेशन इस ड्रग का होता है। और 10 से 80%, 10 to 80% बाउंड करती है किसके साथ, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसके साथ ही बाउंड करती है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं क्या इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है आपका किधर पे होता है। प्राइमरी जो मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में हो जाता है, और आपका ये जो एक्सक्रीट होता है बाइल के थ्रू, एक्टिव फॉर्म वाला जो मतलब ड्रग होता है जिसकी इफेक्टिव एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्शन कराता है, वो ड्रग है प्राइमरी किसके थ्रू, बाइल के थ्रू आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और जो थोड़ा सा माइनर में होता है वो किसके थ्रू होता है, रीनल एक्सक्रीशन होता है उसका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका, और टी हाफ है जो इसका क्या है 1.5 है, पर ये क्या है परसिस्ट करती है लॉन्गर इन टिश्यूज में, बहुत ड्यूरेशन तक के लिए रहती है। कुछ एडीआर होते हैं ड्रग्स के, एडीआर मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं, इफेक्ट्स होते हैं जो कि हम इन ड्रग्स को लेते हैं तो उनके कारण कुछ दूसरी रिएक्शंस होती हैं जो कि डिजायर से दूसरे होते हैं, उनको हम एडीआर बोलते हैं। तो इससे क्या होती है आपकी इपीगैस्ट्रिक मतलब जो जीआईटी में देखेंगे तो आपकी हम जैसे क्लासिफाई कर सकते हैं जीआईटी में, हम अगर देखें तो जीआईटी में डायरिया के होने के चांसेस ओकेशनली होता है, ज्यादा नहीं होता है। मोस्टली आपने देखा होगा एंटीबायोटिक साथ होता है, पर इसके साथ ओकेशनली होता है, मतलब कभी कभी हो सकता है। आपका इपीगैस्ट्रिक पेन है, गैस्ट्रिक पेन हो जाएगा एक थोड़ा, ये किस में होगा, चिल्ड्रंस में होगा। अब कुछ है क्या हाई डोज पे, ये है आपका जो हाई डोज अगर हम इसका एरिथ्रोमाइसिन ड्रग का लंबे समय तक दे रहे हैं तो क्या करें, क्यूटी इंटरवल को टॉर्सिडी ऑफ डी पॉइंट उसको वो कर देगा, तो उससे क्या होगा कि आपका एरिथमिया कॉज हो सकता है। ये आपका क्रिटिकल कंडीशन है, एक मतलब मेन एडवर्स इफेक्ट के तौर पर हम इसको कह सकते हैं, पर ये कितने हाई डोज पे होगा आपका। और एक और क्या होगा कि हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाएगा, रिवर्सिबल हियरिंग इंपेयरमेंट कुछ दौरान जो है हाई डोज में क्या होगा, रिवर्सिबल हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा कि आपको पर्सन को जो पेशेंट ले रहा है उसको हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ दौरान के लिए। और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की हम बात करें तो अगर कह सकते हैं रैशेज हो सकते हैं, उसको पेशेंट को फीवर आ सकता है जो पेशेंट इसको एरिथ्रोमाइसिन ड्रग को ले रहा है। और ये थे हमारे कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। एज हम इसको 3 तरीके से हमने लिखे हुए, नॉर्मल तो लिखे हुए पर हम इसको 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एज अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन, एज अ फर्स्ट चॉइस, एज अ सेकंड चॉइस। तो कुछ इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, कुछ डिसीजेस के अगेंस्ट जिसको हम अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन लेते हैं, वो कौन कौन से हैं आपके, फेरेंजाइटिस हो गया, आपका टेंडरलाइटिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, टिटनेस हो गया, इन सारे कुछ है मतलब ये आपके इन्फेक्शंस हैं या डिसीजेस हैं। इन कंडीशन में एज अल्टरनेटिव हम पेनिसिलिन ले रहे हैं, मतलब पेनिसिलिन की जगह हम इसको ले सकते हैं। और हम बात करते हैं और भी कुछ हमारे हैं, जैसे कि आपका देखा कि वूफिंग कफ हो गया, एटिपिकल निमोनिया, कैंक्रोइड है, इन्फेक्शन है। एटिपिकल निमोनिया का है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टिपिकल क्या होता है, एक किसी ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, पर ये एटिपिकल जो होता है वो एक किसी से नहीं होता, मतलब कुछ नंबर ऑफ सिम्टम्स जिसमें होते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, ब्रीथनेस प्रॉब्लम होने लगती है, उसको हम एटिपिकल निमोनिया बोलते हैं। टेटनस, आपके टेटनस बैक्टीरियाज होते हैं आपके सॉइल वगैरह में, उससे इन्फेक्शन अगर होता है तो उस कंडीशन में भी हम इसको एरिथ्रोमाइसिन ड्रग को दे सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस, आपके क्यूपॉइड कप्स होते हैं यहाँ पे, तो स्वेल अप हो जाती है, इन्फ्लेमेशन में जिसके कारण होता है तो स्वेलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, इन्वॉल्व करने में, कुछ बोलने में दिक्कत होती है, उस कंडीशन में भी इसको हम ले सकते हैं। जब अपने टॉन्सिल्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको ले सकते हैं आपके। और हम एज अ सेकंड चॉइस के तौर पे हम देखें अगर तो किस में ले सकते हैं, एज अ पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोकोकल रेजिस्टेंस इन्फेक्शन, उन कंडीशन में भी हम इसको ले सकते हैं आपके। और क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस पे जो क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, आइलेट होती है आपकी, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस में,
जिसके कारण क्या होता है कि आपकी जो आईलेट होती है उसमें रफनेस आ जाती है और स्वेलअप हो जाती है, म्यूकोप्लर डिस्चार्ज वहां से होने लगता है। तो उस कंडीशन में भी हम इस ड्रग को वहां पे ले सकते हैं। तो ये थी हमारे कुछ एरिथ्रोमाइसिन ड्रग के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे इसके नेक्स्ट ड्रग्स के बारे में, जो हमारे जो है न्यूअर ड्रग्स में हम देखते हैं, जैसे कि रॉक्सिथ्रोमाइसिन हमारा ड्रग है। ये क्या है, सेमी सिंथेटिक आपका मैक्रोलाइड है, सिमिलर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है, मतलब केमिकल उसको देखें हम तो वैसे के वैसे क्लोजली रिजेंबल करता है उसको, पर ये क्या है सेमी सिंथेटिक, वो हमारा नेचुरल मिला था पर इसको हमने कुछ मॉडिफिकेशन करा है, इसमें कुछ देखे चेंजेस करे तो ये हमको मिला है। आपका क्या है रॉक्सिथ्रोमाइसिन ड्रग है। ये हमारा ड्रग है क्या एसिड स्टेबल ड्रग है। हमने देख बात कर दी आपका एरिथ्रोमाइसिन था हमारा जो कि एसिड स्टेबल नहीं था, एसिड लेबाइल ड्रग था, पर ये हमारा जो रॉक्सिथ्रोमाइसिन है आपका वो एसिड स्टेबल ड्रग है। और ये एक्टिव है किसके अगेंस्ट, लेजोनेला ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिव है। इनका कारण जो इन्फेक्शंस होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के कारण जो इन्फेक्शन होंगे उनके अगेंस्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका क्या होता है, गुड एब्जॉर्प्शन होता है और इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा गुड एब्जॉर्प्शन होगा, टिश्यू पेनिट्रेशन भी अच्छा होता है इस ड्रग का। और इसकी हम देखते हैं अगर एवरेज टी हाफ होती है जो कितनी होती है 12 घंटे होती है, तो इसको हम अगर जैसे डोज में देना चाहे तो इसलिए हम इसको दिन में 2 बार डोज में दे सकते हैं, बीडी इसको हम देंगे। और ये क्या है, इसकी क्या है, एक तो जैसे कि हमने पहले वाला देखा था गैस्ट्रिक इंटॉलरेबिलिटी हो रही थी, उसमें क्या था डायरिया पेन चांसेस आ रहे थे, पर इसमें क्या है गुड गैस्ट्रिक इंटॉलरेबिलिटी होती, मतलब बहुत अच्छे तक टॉलरेट कर सकता है इस ड्रग को। तो ये था हमारा कुछ इसके पॉइंट्स थे, शॉर्ट में ही है मतलब इसके बारे में आपका रॉक्सिथ्रोमाइसिन ड्रग के बारे में। कुछ यूजेस हैं, इसको हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में यूज करते हैं, आपके सॉफ्ट और स्किन टिश्यूज इन्फेक्शंस में यूज करते हैं, आपके जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में होते हैं वो इन्फेक्शंस में हम इसको यूज करते हैं। हम बात करते हैं कैलेथ्रोमाइसिन ड्रग की। कैलेथ्रोमाइसिन ड्रग है हमारा, ये भी सिमिलर है किसके, एरिथ्रोमाइसिन के जैसे सिमिलर ड्रग है आपका। ये एक्टिव है किसके अगेंस्ट, इसके कुछ एडिशनल पॉइंट हमने देखा था पहले, जो कि एरिथ्रोमाइसिन की बात करते हुए इन्फ्लुएंजा वगैरह के अगेंस्ट एक्टिव नहीं था, इनएक्टिव था किसके, माइकोप्लाज्म के अगेंस्ट इनएक्टिव था, क्लेमाइडिया ट्रिकोमाइटिस उन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिव था। पर ये एडिशनली हम देखें कैलेथ्रोमाइसिन ड्रग है आपकी, इसकी एक्टिविटी है सिमिलर एक्टिविटी है सेम एज एरिथ्रोमाइसिन, पर इसमें कुछ एडिशनल क्या है, इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें अच्छी चीजें हैं कि आपका माइकोबैक्टीरियम कॉम्प्लेक्स है और एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट भी इसकी एक्टिविटी है, और साथ में इनकी एक्टिविटी है ही। और किसके आपके सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, ससेप्टेबल हैं, जो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट ये कौन कौन से, पॉजिटिव ग्राम स्टेन हो गया उसके अगेंस्ट हो गया, लेजेना हो गया, आपका निमोनिया होगा, एच हेलिकोबैक्टर हेलिकोपायरोली बैक्टर आपका ये क्या होता है आपने देखा होगा, जब अल्सर ड्रग में भी पढ़ेंगे अपन आगे पढ़ेंगे जब, तो उसमें भी कॉज करता है, एच हेलिकोबैक्टर होता है, एच पायलोरी होता है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ये अल्सर कॉज करने में कॉज करता है, ये वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो यहाँ पे भी ये कॉज, उस इन्फेक्शन में भी हम इसको यूज वहाँ पे कर सकते हैं। कैलेथ्रोमाइसिन को पढ़ेंगे जब कॉम्बिनेशन में पीपीआई के कॉम्बिनेशन में इसको ड्रग को देते हैं, अमोक्सिसिलिन कैलेथ्रोमाइसिन कॉम्बिनेशन में पीपीआई ओमिपेराजोल के साथ में देते हैं उस कंडीशन में यहाँ पे। तो ये थे हमारी, इसकी हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसका जो टी हाफ है आपका 3 से 4 घंटे के लगभग होता है लो कंसंट्रेशन, पर जैसे ही हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ते हैं तो इसका टी हाफ भी बढ़ जाता है, आपका 6 से 9 घंटे तक हमको इसका टी हाफ मिल जाता है। और ये हमारा क्या है आपका रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है, एसिड स्टेबल, मोर एसिड स्टेबल है देन एरिथ्रोमाइसिन, अच्छा एसिड स्टेबल ड्रग है। अब हम देखते हैं पर इसमें क्या है कि कुछ इसमें इंटरेक्शन हो जाता है, क्या है कि इंटरेक्शन जैसे हम फूड के साथ इसको लेते हैं, अगर आप कैलेथ्रोमाइसिन ड्रग को, क्या होगा कैलेथ्रोमाइसिन ड्रग्स के साथ हमने जैसे फूड को लिए, फूड के साथ में इसको लिया है, फूड हमने जैसे खाया उसके बाद तुरंत हमने इसको इंस्टेंट ले लिया है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा वो डिले हो जाएगा, कुछ थोड़ा एब्जॉर्प्शन में टाइम लग जाएगा, पर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मतलब कि एब्जॉर्प्शन क्या होगा डिले होगा, इसलिए हम उसको थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बाद उसको ले तो ये ज़्यादा अच्छा बेटर होगा, उसका एक्शन अच्छा मिलेगा हमको और ऑनसेट ऑफ एक्शन अच्छा होगा थोड़ा सा। अब कुछ यूजेस हैं, उनकी यूजेस के हम किन किन यूजेस में इस कैलेथ्रोमाइसिन ड्रग को लेते हैं हम बात करते हैं उसकी। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके अपर और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में यूज करते हैं, मतलब अपर वाले पार्ट्स के भी इन्फेक्शन हो जाए और लोअर रेस्पिरेटरी लंग्स वाले इन सब में फेरिंज इन सारी चीज इन्फेक्शंस में हम आप इनको ड्रग्स को ले सकते हैं, वो अच्छा इफेक्ट शो करेगा आपका, ठीक है। फिर साइनोसाइटिस ऑस्टिस मीडिया हो गया, साइनोसाइटिस मतलब साइनस में इन्फ्लेमेशन आ जाना या अपर वाला पार्ट में इन्फेक्शन हो गया रेस्पिरेटरी, तो इन कंडीशंस में हम इन ड्रग्स को ले सकते हैं। और हो गया बूफिंग कफ हो गया, एटिपिकल निमोनिया हो गया, बूफिंग कफ एटिपिकल निमोनिया हो गया, इन सारे 2 चीजों में भी हम इन ड्रग को आपको ले सकते हैं, कैलेथ्रोमाइसिन ड्रग को ले सकते हैं। कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं
जो कि हम इस ड्रग को लेते हैं तो उसके कारण होंगे। एक मेजर एडवर्स इफेक्ट्स आपको देखने मिलेगा, रिवर्सिबल हियरिंग इम्पेयरमेंट है, पर वो कब होगा जब हाई डोज में हम उसको एरिथ्रोमाइसिन ड्रग का हाई डोज में जब ड्रग लेंगे तब हमको वो उसके चांसेस होंगे रिवर्सिबल उसके। हेपेटिक सिंड्रोम आपका डिस्फंक्शन हो जाएगा, एरिथ्रोमाइसिन ड्रग क्या करेगा, हेपेटिक डिस्फंक्शन कर देगा, कुछ एंजाइम्स को क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना होगा, वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, उससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और आपका स्यूडो मेम्ब्रेन एंट्रोकोलाइटिस, एंट्रोकोलाइटिस मतलब मेम्ब्रेन स्यूडो मेम्ब्रेन में क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करा देगा, एंट्रोकोलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन वहां पर करा देगा। तो ये थे कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट। हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट ड्रग के बारे में, मैक्रोलाइड के, एजिथ्रोमाइसिन ड्रग आपका न्यूरएज़ोलाइड कॉन्जर्न माइक्रो टू किसका है आपका ये एजिथ्रोमाइसिन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरएज़ोलाइड, एजोलाइड भी हम इस ड्रग को बोलते हैं। आपका देखा होगा ज्यादा कफ कोर्स में इन सारी चीजों में आपको मार्केट में भी अवेलेबल है एजिथ्रोमाइसिन ड्रग, उसको ज्यादा यूज करते हैं। आपका क्या है, इसका एक प्लस पॉइंट और है कि ये सबसे ज्यादा जो एक्टिव है किसके अगेंस्ट, एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट जो इसकी एक्टिविटी है वो किस ड्रग की है आपकी, यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन ड्रग की। हम चारों की अगर बात करते हैं, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन में, तो आपकी एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट जो एक्टिविटी सबसे ज्यादा है वो किसकी है आपकी, एजिथ्रोमाइसिन ड्रग की एक्टिविटी, उसके अगेंस्ट अच्छी खासी एक्टिविटी इसकी है। आपका ये ड्रग है किसके अगेंस्ट भी, और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अगेंस्ट क्या है, इनएक्टिव है, जैसे मर्सा हो गया, उसके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी नहीं मिलेगी। और ये ड्रग क्या है आपका लेस एक्टिव है किसके अगेंस्ट है, ग्राम नेगेटिव कोकाइस के अगेंस्ट है। ये आपका एरिथ्रोमाइसिन ड्रग है जो कि लेस एक्टिविटी शो करेगा। और आपके कुछ बैक्टीरियाज हैं, एरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज हैं, उनके अगेंस्ट भी इनकी एक्टिविटी नहीं होगी, वहाँ पर भी हम देखते हैं। और हम इसकी बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ड्रग होता है, एसिड स्टेबल ड्रग होता है, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका वॉल्यूम ऑफ हम डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखते हैं तो 30 लीटर पर केजी का इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। इस ड्रग का अच्छा खासा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पेनिट्रेबिलिटी इसकी अच्छी है। तो इसको हम डोज को ओडी में हम लेते हैं, वंस अ डे इसको हम ले सकते हैं, ये सुटेबल होता है। इसके यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम किस किस में, आपके टॉन्सिलाइटिस में ले सकते हैं, फेरेंजाइटिस में ले सकते हैं, ऑस्टिस मीडियम में, निमोनिया में ले सकते हैं, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस आपके टॉन्सिल्स हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकास हो जाना, मतलब ये सारे के सारे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में, इन सारी चीज़ों में इसको हम लेते हैं, बहुत अच्छा इसका एक्शन मिलता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे इसके हैं। कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं इनके, जैसे हम जीआईटी पे देखें तो क्या होता है, गैस्ट्रिक अपसेट हो जाता है आपका, वहाँ पे एब्डोमिनल पेन हो जाता है, इस वाले एब्डोमिन वाले पार्ट में वहाँ पे पेन भी होता है। और हियरिंग आपका इम्पेयरमेंट तो नहीं है इसमें, बाकी और डेजीनेस है, हेडेक होने लगेगा, ये सारे कुछ चीज़ें इसको एरिथ्रोमाइसिन ड्रग्स को लेने से होते हैं। कुछ इंटरेक्शंस भी होते हैं जिन ड्रग्स के साथ अगर हम इसको लेते हैं तो उन ड्रग्स का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, ठीक है, या कुछ इंटरेक्शंस हो जाएंगे तो दूसरे रिएक्शंस हमको मिल जाएंगे। तो कौन कौन से ड्रग्स हैं, थियोफाइलिन है, स्पेरामाइड है, आपका है कार्बेंडिमाइड है, ये सारे कुछ इसके ड्रग्स हैं, वारफेरिन ड्रग्स है। तो इन ड्रग्स के साथ अगर हम इसको लेते हैं तो कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो इन ड्रग्स के साथ हम इनको ये ध्यान में रखना है कि एजिथ्रोमाइसिन ड्रग को, स्पेरामाइड, इसके वारफेरिन के साथ में इनको नहीं हमको लेना है, थियोफाइलिन के साथ में ड्रग्स को नहीं लेना है। एक चीज़ और, एक पॉइंट मैंने आपको मेंशन नहीं किया यहाँ पर, सॉरी, उसके लिए ये ड्रग, यही एक ड्रग ऐसा है, एरिथ्रोमाइसिन ड्रग जो ऐसा है कि सारे हमको क्या कराते, कुछ ना कुछ में देख रहे थे हेपेटिक डिस्फंक्शन होता है कुछ में, और एरिथ्रोमाइसिन ड्रग में क्या होता है, हेपेटिक डिस्फंक्शन नहीं हो रहा था, मतलब साइटोक्रोम P348 का जो आपका डिस्फंक्शन हो रहा था दूसरे ड्रग्स के कारण, जैसे एरिथ्रोमाइसिन में हम पढ़ रहे थे डिस्फंक्शन कर रहा था, कैलिथ्रोमाइसिन कर रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो हो रहा था वो उसमें अल्टरेशन आ रहे थे, कुछ में मतलब डिस्फंक्शन हो रहा था, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, वो चीजें यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन ड्रग्स में नहीं हो रही थी। तो ये था हमारा आज यहाँ पर मैक्रोलाइट्स का सेकंड वाला पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ, मतलब पूरे तरीके से हमारा मैक्रोलाइट्स कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, और आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी, आप हमारे चैनल फार्मा एंड माइंस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को दबाइएगा, जिससे कि आपको हर वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और जो भी आपको क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको उसके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।